गुड नॉन टू यू ऑल। हम लोग चर्चा करेंट इशूज पर कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों से इकोनॉमिक करेंट पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। आज हमारी जो आपके साथ चर्चा होगी वो फार्म सुधार जो है फार्म सुधारों के मसले पर हमारी चर्चा होगी आपके साथ। और फार्म सुधारों के मसले पर देखेंगे 3 बिल आए हैं। जो 3 बिल जो है वो चर्चा में हैं। पहला जो है वह है एपीएमसी अधिनियम में संशोधन। दूसरा जो है वह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। और तीसरा जो है वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2020। यहां पर अगर आप देखें तो एपीएमसी अधिनियम के कंटेक्स्ट में सबसे अधिक चर्चा में है सबसे अधिक चर्चा जो हो रही है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा हो रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर चर्चा हो रही है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो चर्चा हो रही है, इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बहाने हम आपके साथ चर्चा करेंगे किस पर? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बहाने हमारी चर्चा होगी कीमत नीति के ऊपर। प्राइस पॉलिसी के ऊपर हमारी आपके साथ चर्चा होगी। अब अगर प्राइस पॉलिसी में देखें तो प्राइस पॉलिसी जो है वह कहीं ना कहीं किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है अर्थव्यवस्था की प्रकृति से कीमत की नीति संबद्ध होती है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति से कीमत का क्या संबंध जुड़ता? तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति से संबंध का मतलब यह है कि अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप
नियंत्रित है। अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप समाजवादी है, तो अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप नियंत्रित है, अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप समाजवादी है, तो कीमतों के निर्धारण में राज्य और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और कीमतों का निर्धारण राज्य और एवं सरकार के हस्तक्षेप से कीमतों का निर्धारण होगा। क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कि अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप नियंत्रित है, समाजवादी है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे राज्य और सरकार की जो भूमिका होती है, राज्य और सरकार की भूमिका समाजवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक गतिविधियों में नियंत्रक की भूमिका में राज्य और सरकार वहां पर होता। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अगर अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है, अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे कीमतों के निर्धारण में बाजार कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती। और जब हम बाजार कारक कह रहे, तो बाजार कारक से आशय क्या है? बाजार कारक से आशय है मांग और पूर्ति। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि राज्य और सरकार की यहां पर भूमिका नहीं होती। यहां पर अगर आप देखें तो राज्य और सरकार की भूमिका सीमित होती है, प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होती है, और अधिक से अधिक नियमनकारी की भूमिका होती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि एक व्यावहारिक नजरिए से देखें तो कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, और कोई भी अर्थव्यवस्था ना पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था होती नहीं। अर्थात नियंत्रित अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था को हम सापेक्षिक संदर्भों में देखने की कोशिश करें। और एक तीसरी अर्थव्यवस्था होती है, वह तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है? तो तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों के लक्षण मौजूद हो। दोनों के लक्षण मौजूद हो।
तो अगर इसके कंटेक्स्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह क्या थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगर यहां पर गौर करें तो 1991 के पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और 1991 के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बस फर्क क्या है, 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी रुझान जो है, समाजवादी रुझानों का जोर था और 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें बाजारवादी रुझानों का जोर बढ़ता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, उस समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजारवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद थे उस समय, और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण आपको मौजूद दिखाई पड़ते। इतनी बातें स्पष्ट हुई। यहां से मैं आगे बढ़ूं। अब अगर इस पर्सपेक्टिव में मैं आगे बढ़ूं, जस्ट मिनट। हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन ये कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार सीमित मात्रा में हस्तक्षेप करती है। हाँ, तो सरकार का हस्तक्षेप किस प्रकार का होता है? किसका? आज भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप है या नहीं सरकार का? या किसी भी अर्थव्यवस्था में देखें, एब्रप्टनेस अर्थव्यवस्था में अगर कीमतों में तीव्र उतार चढ़ाव की होती है, तीव्र उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस स्थिति में देखें सरकार कहीं ना कहीं वहां पर इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे अगर आप देखें 2008-9 में जब मंदी आती है, तो 2008-9 की मंदी के पहले मतलब सरकार के अहस्तक्षेप पर जोर दिया जाता रहा। लेकिन जब 2008-9 की मंदी आती है, तो 8-9 की मंदी के बाद एक बार फिर से इकोनॉमी के रेगुलेशन पर चर्चा शुरू होती है। एक बार फिर से इस बात को स्वीकार किया जाता कि बाजार जो है वह प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम करती है, और बाजार चूंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोचेज के साथ काम करती है, इसलिए बाजार कई बार जो है कंप्रोमाइज करने की मुद्रा में भी दिखाई पड़ती है। और बाजार का यह कंप्रोमाइज जो है वह नेशनल इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रभावित करता हुआ आता, इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो मार्केट इकोनॉमी के जो लिमिटेशन है, मार्केट इकोनॉमी के उस लिमिटेशन के मद्देनजर जो है राज्य और सरकार को रेगुलेटिंग अथॉरिटी की भूमिका में वहां पर मौजूद होना चाहिए। राज्य और सरकार बाजार अर्थव्यवस्था की विकृतियों पर नजर रखे और बाजार अर्थव्यवस्था की विकृतियों को दूर करने के लिए वह सतत तत्पर हो। तो ये हुए परिप्रेक्ष्य हैं जिस परिप्रेक्ष्य में आपको चर्चा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। यही चर्चा आपको 1929 से 1933 की वैश्विक महामंदी की पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ती। जेएम किन्स बाजार अर्थव्यवस्था की विकृतियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह जो मानना है कि बाजार में सेल्फ करेक्शन की प्रवृत्ति होती है, यह मानना जो है वह गलत है। यह मानना जो है वह भ्रांतिपूर्ण है। सेल्फ करेक्शन की यह प्रवृत्ति काम नहीं करती। प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच सेल्फ करेक्शन की इन संभावनाओं को नकारता है, और यही वह बिंदु है जहां पर जेम किन्स जो हैं वे एडम स्मिथ का जो मार्केट इकोनॉमी का मॉडल है उस मॉडल में संशोधन करते हैं, और संशोधन करते हुए राज्य और सरकार की भूमिका को रेखांकित करते आते हैं।
क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं यहां से? चलिए, अब अगर आए कीमत नीति के कंटेक्स्ट में, कीमत नीति अर्थात प्राइस पॉलिसी। कीमत नीति के कंटेक्स्ट में देखें तो एक टर्म है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का डेफिनेशन होगा खुले बाजार में जिस कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हों, और ये मैंने कहा कि इस कीमत का निर्धारण किस कंटेक्स्ट में होता, तो इस कीमत का निर्धारण मांग पूर्ति के संतुलन की बाजार कीमत के निर्धारण में अहम भूमिका होती है। जैसे अगर आप गौर करें तो आलू जाकर के देखें वर्तमान में बाजार, आलू वर्तमान में बाजार में किस कीमत पर उपलब्ध है, तो आप देखेंगे आलू 40 रुपये से लेकर 35 रुपये, 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की कीमत पर उपलब्ध है जगह की भिन्नता के अनुसार। और अगर आलू की कीमतें इतनी ज्यादा हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आलू की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है नेचुरली। दरअसल आलू के स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन स्टॉकिंग के कारण बाजार में आलू की उपलब्धता सीमित है जमाखोरी के कारण, और मांग के अनुरूप आलू की उपलब्धता वहां पर सीमित नहीं है, आलू की उपलब्धता नहीं है। तो इसके कारण मांग और पूर्ति का संतुलन जो है वह कृत्रिम तरीके से असंतुलन को क्रिएट किया गया है, और यह असंतुलन, कृत्रिम असंतुलन, यह आलू की कीमतों में उछाल का महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा अगर देखें तो इसको हमने कहा बाजार कीमत। दूसरा कीमत, जैसे एक और चीज आप समझ सकते हैं, फार्म बिल पर अगर चर्चा हो रही है तो अक्सर आप देखेंगे फसल जब कटने का समय आता है, तो फसल जब कटने का समय आता है तो कीमतों पर, बाजार कीमत पर दो तरह का दबाव निर्मित होता। एक दबाव निर्मित होता है कि अचानक से अगर गेहूं का सीजन है तो बाजार में गेहूं की उपलब्धता आसानी से बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी, और जिस हिसाब से आपूर्ति बढ़ेगी उस हिसाब से मांग नहीं बढ़ेगी, तो मांग और आपूर्ति का असंतुलन आपूर्ति के पक्ष में होगा तो कीमतों में गिरावट आएगी। दूसरी चीज अगर आप देखें, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन दूसरी चीज आप देखें
कि जैसे बाजार में फसल कटने का समय होता, जो स्थानीय साहूकार होते, स्थानीय महाजन होते हैं, वो क्या करते हैं, तो स्थानीय साहूकार या महाजन उस कीमत को जानबूझकर गिरा देते हैं। जानबूझकर इसलिए गिरा देते ताकि वे उत्पादकों से, किसानों से कम कीमतों पर गेहूं की, कम कीमतों पर धान की खरीद कर सके। तो यह जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता। दूसरा है प्रशासित कीमत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। प्रशासित कीमत क्या होता है? वह कीमत जिसका निर्धारण राज्य या सरकार या प्रशासन के हस्तक्षेप से होता है। और यहां पर अगर देखें राज्य सरकार और प्रशासन हस्तक्षेप क्यों करता, तो दो चीजें हो सकती। एक, उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए, नहीं, और दूसरा बिंदु अगर कहें तो वहनीय कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की जरूरतमंदों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नहीं। अब अगर देखें, तीसरा टर्म है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इस बार अगर आप देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर थोड़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैसे डिफाइन किया गया है? तो सरकार द्वारा निर्धारित वह कीमत जिस पर वह किसानों के समस्त उत्पादों को खरीदने का आश्वासन देती है। सरकार द्वारा निर्धारित वह कीमत जिस कीमत पर सरकार किसानों के समस्त उत्पादों को खरीदने का आश्वासन देती है। अब यहां पर गौर करेंगे, खरीदने का आश्वासन देती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो खरीदे ही, और 100% इसको किया जाए ये भी जरूरी नहीं है। अब सवाल यहां पर उठता कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है?
तो किसानों के लिए न्यूनतम लाभकारी कीमत को सुनिश्चित करना, न्यूनतम लाभकारी कीमत को सुनिश्चित करना, ताकि उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके लिए यह क्या करता? बाजार कीमतों पर मनोवैज्ञानिक दबाव सृजित करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि उसे एक निश्चित स्तर से नीचे आने से रोका जा सके। ताकि उसे एक निश्चित स्तर से नीचे आने से रोका जा सके। नहीं, अब अगर हम देखें तो अगला प्रश्न उठता है कि कितने फसलों के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती? कितने फसलों के लिए? तो यहां पर ध्यान रखेंगे 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। और ये जो 22 फसलें हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती, उनमें अगर स्पेसिफाई किया जाए तो 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं, 7 तिलहन हैं और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। इनफैक्ट 3 वाणिज्यिक फसलें कहें। यहां पर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है? कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे कि अक्सर आप 23 फसलों के संदर्भ में एमएसपी की चर्चा सुनेंगे और 23 फसलों के संदर्भ में एमएसपी की जहां पर चर्चा सुनेंगे उसमें आप 3 की जगह 4 वाणिज्यिक फसलों की चर्चा सुनेंगे और चौथे वाणिज्यिक फसल के रूप में वहां पर गन्ने को भी शामिल किया गया है। जबकि गन्ना का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। गन्ना के कंटेक्स्ट में देखें तो गन्ना के कंटेक्स्ट में एफआरपी की घोषणा होती है, जिस पर थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा। और इसलिए कहा कि 22 फसलें हैं जिनके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो अगला बिंदु एमएसपी का निर्धारण कैसे होता, कैसे होता, कौन करता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात सीएसीपी एमएसपी की अनुशंसा करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी की अनुशंसा की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी और आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है सीसीएए द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता, अर्थात सीएसीपी के अनुशंसा को स्वीकार करें या ना करें
या किस पर निर्भर करता है? तो सीएसीपी की अनुशंसा को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पर निर्भर करता है और अंतिम रूप से निर्णय उसी के द्वारा की लिया जाता। यहां पर गौर करेंगे, अक्सर जब एमएसपी की बात आती है ऑप्शन में कृषि मंत्रालय रहेगा और डाइवर्ट होने की संभावना वहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे कृषि मंत्रालय देखेंगे एमएसपी का संबंध एग्रीकल्चर से जाकर जुड़ता, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से जाकर के जुड़ता है। और पहला स्ट्राइक जो आपके दिमाग में करेगा कि एमएसपी की मतलब ये जो है, या तो आप सीएसीपी मार के आएंगे या फिर आप कृषि मंत्रालय मार करके आएंगे, और दोनों ही स्थितियों में गलत होगा। सीएसीपी के पास केवल रिकमेंडिंग ऑथोरिटी है, सीएसीपी के पास एमएसपी के संदर्भ में डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी नहीं है। डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है और उसी के द्वारा इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता। आगे बढ़ूं, यहां पर यह ध्यान रखेंगे एमएसपी व्यवस्था जो है कब शुरू की गई थी? तो एमएसपी व्यवस्था 1966 सन 1966-67 से एमएसपी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था और तब से एमएसपी व्यवस्था अब तक बनी हुई है। और एमएसपी ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था को कहीं गहरे स्तर पर प्रभावित कर रहा है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एमएसपी के निर्धारण का आधार क्या है? तो जब एमएसपी के निर्धारण की बात आती है तो 3 टर्म आते हैं। A2 प्राइस की चर्चा आती है, A2 प्लस FL की चर्चा आती है और C2 की चर्चा आती है। क्लियर? अब आगे इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। जस्ट थोड़ा सा एमएसपी डिस्कस कर लेने दें, फिर आप पूछिएगा, मैं रेस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है? तो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था एमएसपी की, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा करते हुए हमने कहा कि यह व्यवस्था 1966-67 से शुरू हुई नहीं, फिर मैंने कहा सीएसीपी एमएसपी की अनुशंसा करती है और अंतिम निर्णय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिया जाता है। फिर दूसरी चीज हमने चर्चा की एमएसपी के निर्धारण का आधार।
इस कंटेक्स्ट में देखें तो अगर एमएसपी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो वर्तमान में A2 प्लस FL, वर्तमान में A2 प्लस FL को एमएसपी के निर्धारण का आधार बनाया जाता और स्वामीनाथन आयोग ने 2004 से 6 जिस स्वामीनाथन आयोग को किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का नाम दिया गया और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को उसका चेयरमैन बनाया गया, तो स्वामीनाथन आयोग ने C2 लागत को MSP का आधार बनाए जाने की अनुशंसा की। और यह कहा कि MSP जो होना चाहिए C2 लागत प्लस C2 लागत का 50% लाभ के रूप में। ये किसकी अनुशंसा थी? ये अनुशंसा थी स्वामीनाथन आयोग की। और थोड़ा सा पहले मैं क्लियर कर दूं, वर्तमान में जो A2 प्लस FL की व्यवस्था है, तो A2 लागत के साथ साथ A2 प्लस FL में फैमिली लेबर अर्थात पारिवारिक श्रम को भी शामिल किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि अगर A2 प्लस FL फैमिली लेबर में A2 प्लस FL लागत में A2 लागत और पारिवारिक श्रम को शामिल किया जाता है, तो A2 लागत क्या है? तो A2 लागत में सभी प्रकार के नगदी और गैर नगदी खर्च को शामिल किया जाता। मतलब यह चाहे किसानों के द्वारा बीज पर जो खर्च किया जा रहा हो, चाहे खाद पर जो खर्च किया जा रहा हो, चाहे मजदूरी पर खर्च किया जा रहा हो, चाहे केमिकल पर खर्च किया जा रहा हो, चाहे ईंधन पर खर्च किया जा रहा हो, ऊर्जा पर खर्च किया जा रहा हो, चाहे सिंचाई पर खर्च किया जा रहा हो, कैश और काइंड के रूप में जो भी एक्सपेंसेज होते वो A2 लागत कहलाते। A2 लागत में जब हम फैमिली लेबर को जोड़ देते, क्योंकि फैमिली लेबर के लिए किसान पे नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं यह कल्पना की गई कि अगर वो मेहनत किसान खेत में ना करके, वो अपने खेत में ना करके कहीं और करते तो उसके बदले उनको मजदूरी मिलती, तो यह मजदूरी भी किसानों की लागत है। तो इसलिए A2 प्लस FL में जो है फैमिली लेबर के मूल्य को भी कैलकुलेट कर लिया गया है। C2 लागत में A2 प्लस FL लागत, C2 लागत में के दो कंपोनेंट हैं, एक A2 प्लस FL लागत अर्थात क्या नगदी और गैर नगदी
सभी प्रकार के खर्चों को C2 में शामिल किया जाता। दूसरा, पारिवारिक श्रम के मूल्य को भी शामिल किया जाता। जमीन पर लगान या मालगुजारी उसको भी शामिल किया जाता। और पूंजी का जो निवेश किया गया है तो पूंजी पर ब्याज, निवेशित पूंजी पर ब्याज, इन तीनों को मिलाकर के C2 लागत की परिकल्पना की गई है। अब जरा एक बार रुक करके सोचें, दूसरों की बात छोड़ दें। अगर मैं संस्थान चला रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप गौर करेंगे कि जो हमने रेंट पर लिया है उस रेंट को एक्सपेंडिचर के रूप में शो करते, या फिर अगर मकान हमारा ही है, कोचिंग संस्थान जिस बिल्डिंग में चल रहा वह बिल्डिंग हमारा ही है, तो पता चला हमने अपने वाइफ से रेंट पर उसको ले लिया है, अर्थात उस रेंट को हम कोचिंग का खर्च मान रहे हैं। अगर कोई भी कॉरपोरेट कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, कोई कंपनी स्थापित कर रहा है, तो उस कंपनी के लिए जिस प्लेस का इस्तेमाल हो रहा है उस प्लेस के रेंट को वो खर्च के रूप में दिखा रहा है। और अगर उस के रेंट को वह खर्च के रूप में दिखा रहा है, भले ही वो जगह उसकी अपनी हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसान जो अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं उस जमीन की भी जो है एक लगान होगी और वो लगान किसानों को मिलनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बात बतलाता, ठीक है, मैं खेती नहीं करता और मैं खुद अपनी जमीन पर खेती नहीं करता, तो उस जमीन को खेती करने के लिए हमने बटाई पर या ठेका पर हमने औरों को दे रखा है। और अगर उस ठेका पर हमने औरों को दे रखा है तो सालाना मालगुजारी उसके बदले हमें मिलता है। तो सालाना मालगुजारी अगर यहां पर हमें मिल रहा है और कल अगर हम वहां पर खेती करते तो यह सालाना मालगुजारी हमारे खर्च में कैलकुलेट किया जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। सालाना मालगुजारी को कहीं ना कहीं हमारे इनकम का हिस्सा मान लिया जाता, अर्थात किसानी के आय के, किसानी के लागत के कैलकुलेशन की जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी ही गलत है। उस मेथोडोलॉजी में की अपनी सीमाएं हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो किसी कॉरपोरेट ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के लिए उसने लोन लिया, उस लोन पर वह ब्याज चुका रहा है, और जो ब्याज वह चुका रहा है उस ब्याज को वह अपने खर्च के रूप में दिखला रहा। तो किसानों के द्वारा भी जिस पूंजी का किसानी में निवेश किया जा रहा है, अगर उसने उस पूंजी का निवेश किसानी में नहीं किया होता तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके बदले उसको अगर किसी को दे दिया होता तो ब्याज के रूप में, सूद के रूप में कुछ न कुछ उसे प्राप्त होता? और अगर प्राप्त होता तो इसका मतलब है कि उस पूंजी के अपनी जमीन पर निवेश के जरिए उस ब्याज से भी वह वंचित हो रहा है, तो वह भी तो उसकी एक लागत है। इसलिए अगर आप देखें तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि C2 लागत को MSP का आधार बनाया जाना चाहिए। और मैं आपको बतला दूं, जब भी कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है तो MSP के निर्धारण के लिए C2 लागत को आधार बनाए जाने की बात करती, लेकिन जैसे ही वह ऑपोजिशन से सत्ता में आती है, पावर में आने का उसे मौका मिलता, वह C2 लागत को MSP के आधार बनाए जाने के प्रश्न पर चुप्पी साध लेती है। स्वामीनाथन आयोग के जो रिकमेंडेशन है, स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन को स्वीकार करने के नाम पर वह चुप्पी साध लेती। यहां तक बातें स्पष्ट हुई?
या कोई दिक्कत भी है, अगर कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप यहीं पर पूछ लें। हाँ खुशबू, बतलाइए, प्रश्न कुछ पूछना चाह रही थी? जी सर। हाँ बताइए। सर पूछना ये था कि सर जैसे सारदा कमीशन सर अभी बनी हुई है, तो उनका कहना है कि सर अभी 4% ही लोग जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, MSP को, और 96% जो है वो जानते ही नहीं। हाँ तो सर अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा देते हैं, हाँ, फिर मतलब मेरे कहने का मतलब है सर इसको हटाने से इतना जस्ट ए मिनट, विरोध क्यों हो रहा है? जस्ट एमएसपी की प्रभावशीलता नहीं, जरा सा रुक करके सोचें, रुक करके यह सोचें, आप मूव करें शांता कुमार पैनल, मेरे ख्याल से 2015, यह जो है एफसीआई की पुनर्संरचना पर था। दूसरा, आप अगर देखें तो सीएसीपी की रिपोर्ट तीसरा, कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ये तीनों इस बात को स्वीकारती है, तीनों इस बात को स्वीकारती है कि एमएसपी व्यवस्था जो है वह सीमित रूप में प्रभावी है। इसका लाभ मुश्किल से 6% किसानों तक पहुंच रहा। इसका लाभ मुश्किल से 6% किसानों को मिल रहा है। नहीं, अगर देखा जाए, यही एक और चीज की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, वह यह एमएसपी पर धान या गेहूं की 95% खरीद जो है टॉप 5 व्हीट या पैडीज प्रोड्यूसिंग स्टेट से हो रही है। %95 खरीद। अच्छा, इतना ही नहीं, एमएसपी व्यवस्था मुख्य रूप से गेहूं, चावल और कपास के संदर्भ में प्रभावी है। इतनी बातें यही बातें हैं ना, प्रश्न के कंटेक्स्ट से यही है कि अगर एमएसपी व्यवस्था की यह स्थिति है तो एमएसपी व्यवस्था को समाप्त क्यों न कर दिया जाए। तर्क यही दिया जा रहा ना। तो ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें एमएसपी व्यवस्था की कमियां हैं या ये बातें जो है एमएसपी व्यवस्था की जो है को खारिज करने का आधार है? बतलाइए। कमियां हैं। और अगर ये एमएसपी व्यवस्था की कमियां हैं तो
आवश्यकता इन कमियों को दूर करने की है या आवश्यकता एमएसपी को समाप्त करने की है? दूर करने की है। नहीं तो जो तर्क एमएसपी व्यवस्था की सीमाओं की ओर इशारा करते हुए दिए जाते थे और जिस तर्क के आलोक में यह मांग की जा रही थी कि एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, उस तर्क का इस्तेमाल एमएसपी व्यवस्था को खारिज करने के लिए किया जा रहा है। क्या यह उचित है क्या? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा है कि ठीक है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि एमएसपी व्यवस्था का लाभ जो है वह 6% किसानों तक ही पहुंच रहा है। इस बात को हम स्वीकार करते। अगर हम एमएसपी व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उन 6% किसानों को भी उसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा? और अगर उन 6% किसानों को भी उनका लाभ मिलना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका किसान और किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इसके कारण वेट थोड़ा सा रुके, पेशेंस रखें, ठीक है। इसके कारण किसानों की भी स्थिति बिगड़ेगी, किसानी की भी स्थिति बिगड़ेगी। यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता, क्या एमएसपी की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित है कि सरकार एमएसपी के आधार पर खरीद कर रही है या नहीं, या एमएसपी के आधार पर सरकार के द्वारा सांकेतिक रूप से जो खरीद किए जाते, वह सांकेतिक खरीद बाजार कीमत पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी उत्पन्न करती है? और अगर वह मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करती है और बाजार कीमत को एक सीमा से नीचे आने से रोकती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एमएसपी की वास्तविक अहमियत उससे कहीं ज्यादा है, जितनी अहमियत 6% किसानों के लाभ वाले बिंदु के जरिए इसकी जितनी अहमियत का संकेत मिलता? मैंने पहले कहा एमएसपी व्यवस्था के डायरेक्ट बेनिफिट 6% किसानों तक है, लेकिन एमएसपी व्यवस्था के इनडायरेक्ट बेनिफिट कृषक समाज के एक बड़े हिस्से, वो 100% नहीं हो, वो 40% हो, वो 50% हो, लेकिन उस 40 और 50% किसानों तक एमएसपी व्यवस्था का इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है, क्योंकि एमएसपी के आधार पर की जाने वाली सांकेतिक खरीद मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित करती है बाजार कीमतों पर, और उस मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण बाजार कीमत को कम से कम एमएसपी के स्तर पर बनाए रखने के लिए दबाव निर्मित होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता यह तर्क बेसलेस है, यह तर्क निराधार है जब आप कहते कि 6% किसानों को ही, या कोई तर्क देता इसका लाभ मिल पाता इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दरअसल यह सरकार की विफलता है कि जिस उद्देश्य से एमएसपी को लाया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, इसलिए एमएसपी व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता, इस पर कुछ और बिंदुओं पर चर्चा हमारी आपके साथ कल होगी। हाँ खुशबू, बतलाइए नेक्स्ट क्या पूछना चाह रहे थे? सर मेरा ये पूछना है कि सर जैसे एमएसपी सर इतना प्रभावपूर्ण है सर, तो इसमें सारे किसान क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे हैं? क्या पंजाब के किसान ज्यादा सम्मिलित हैं इस? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस प्रश्न को एक बार कल जब स्टार्ट करूंगा ना,
तो इस प्रश्न को लिख करके रख लें, इस प्रश्न को कल रिपीट कर दीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा कल, ठीक है। तो आज की चर्चा मैं यहीं पर रोकता हूं। रोशन सर प्लीज कंटिन्यू।